हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जैसे भी आप देख रहे हैं, होप सो आप सब बढ़िया रहेंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा शायद तक लास्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर हम सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सबसे पहली बात, होमवर्क दिया था, क्या हुआ होमवर्क का? क्या आपने होमवर्क किया है? अगर होमवर्क किया है तो आपके मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, मैंने आपको बोला है जब भी आप होमवर्क सॉल्व कर रहे हो, एक आपकी ड्यूटी बनती है, मॉरल ड्यूटी, कि आप अपना होमवर्क मेरे को सेंड करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको देखो कैसा, आपके पीछे लगना हमारा काम नहीं है, बट कैसा है, अगर हम लगेंगे तभी आप पढ़ोगे, तभी आप आगे लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे। ठीक है, तो इसी मोटो के साथ हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क था। ठीक है, तो ये इसमें करने में आई थिंक आपको कोई भी इश्यूज आए नहीं होंगे। अगर आए होंगे तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के थ्रू। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले। क्वेश्चन नंबर 20, मार्क इट एज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना टफ नहीं है, बट कैसा है, थोड़ा बनाने में लेंदी है, और कैसा है, एग्जाम के रिलेटेड। राइट, एग्जाम में हमारा कितना, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? 7 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे पास कितने क्वेश्चन होते हैं। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 होता है, दैट इंक्लूड्स 15 एमसीक्यूज। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 हमारे को कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं? 7 क्वेश्चन देते हैं, जिसमें से हमको कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 5 क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया होता है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट होता है 7 मार्क्स का, बी पार्ट होता है 7 मार्क्स का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हम लोग करेंगे क्या, देखो क्या बोला है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज अंडर द सिचुएशन ए बी एंड सी एंड फाइनेंशियल प्लान 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, 3 आपके पास सिचुएशंस है और 3 आपके पास फाइनेंशियल प्लान है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relating to operation and capital structure of XYZ Limited. Also find out combination of operation and financial leverage which gives the highest value and the least value. तो हमको क्या बोला है, ऐसे कॉम्बिनेशन फाइंड कर रहे हैं जिससे हमको हाईएस्ट ऑपरेशन लेवरेज मिले और हाईएस्ट फाइनेंशियल लेवरेज मिले। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मतलब मेरी कैपेसिटी कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करने की है? 1200। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल 800 यूनिट्स। ठीक है, तो हम लोग कौन सा हमारे आंसर के लिए यूज करेंगे? 800 यूनिट्स को। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया 15, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया 10, और फिक्स्ड कॉस्ट के 3 सिचुएशन दे दिए, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी एंड सिचुएशन सी। सिचुएशन ए में फिक्स्ड कॉस्ट है 1000, सिचुएशन बी में है 2000, सिचुएशन सी में 3000। ठीक है, अब फाइनेंशियल प्लान दे दिया। फाइनेंशियल प्लान का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो मेरे बिजनेस से पैसा लगाया गया है, उसमें इक्विटी ने कितना पैसा लगाया और डेट वालों ने कितना पैसा लगाया। तो देखो, फर्स्ट केस सिनेरियो में इक्विटी ने 5000 लगाया, डेट ने 5000 लगाया। सेकंड केस में इक्विटी ने 7500, डेट वाले ने 2500, और थर्ड वाले में 2500 इक्विटी का और 7500 डेट का। और कॉस्ट ऑफ डेट कितना बोल दिया? 12%। मतलब ये हमारा क्या हो गया? केडी। केडी मैंने बताया था ना आपको, कॉस्ट ऑफ डेट को बोलते हैं। ठीक है, अब एकदम सिंपल समझो, हमारे पास कितनी सिचुएशन है? हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्या बोला है, हमारे पास 3 सिचुएशन है। ठीक है, कौन सी 3 सिचुएशन है? ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। और हमारे पास 3 फाइनेंशियल प्लान है। ठीक है, 1 2 एंड 3। अब हम कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन इससे बना सकते हैं? तो हमेशा याद रखना, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल कितना आया? 9। तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे? 9। ठीक है, तो अब हम एक बड़ा सा टेबल बनाएंगे। ठीक है, अगर आप अपनी नोटबुक में फिट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे को नहीं लगता आप फिट कर पाओगे। तो एक काम करना, पहले कॉलम में 6 बनाना और उसके बाद नीचे 3 बना लेना। ठीक है, तो टोटल हमारे 10 कॉलम बनने वाले हैं।
पहले मैं बना रहा हूँ, उसके बाद आप लोग बनाना, पहले मत बनाते बैठना वरना गलती हो जाएगी। ठीक है, टेबल हमारा कुछ ऐसा बनेगा। इसके अंदर लिखना सबसे पहले पर्टिकुलर, उसके बाद अब आपकी मर्जी है, आप ऊपर फाइनेंशियल प्लान ले सकते हो या ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट ले सकते हो। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट का सिचुएशन, तो हम क्या लेंगे, पहले ऊपर फाइनेंशियल प्लान लेंगे। तो लिखना ऊपर फाइनेंशियल प्लान 1, फाइनेंशियल प्लान 2 एंड फाइनेंशियल प्लान 3। ठीक है, और उसके बाद हमारे सिचुएशन क्या है, तो लिख लेना सिचुएशन ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। इजी, समझ में आ रहा है? चलो अब इसके अंदर क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आएगा हमारा सेल्स। सेल्स कितना आएगा, तो देखो हम लोग सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 15, और 15 इंटू 800 कितना हो गया 12,000। ठीक है, तो सब में 12,000 लिखना, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000। ठीक है, और इसमें भी लिख लेना 12,000, 12,000 एंड 12,000। ठीक है, सेल्स हो गया। अब उसमें से हम क्या लेस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट भी सबका सेम है, कितना है 10, तो 10 इंटू 800 8,000, तो 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000 एंड 8,000। ठीक है, तो सबका कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा सबका 4,000। ठीक है, कॉपी कर लेना 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000 एंड 4,000। ठीक है, आप ऐसे मत टू कॉमास यूज करना, ठीक है, आपको पूरा 4,000 लिखना है। ठीक है, नोटबुक में आपके रहेगा तो आपको याद रहेगा, वरना आप 4 महीने बाद नोटबुक खोलोगे, सर क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको 4,000 सब में लिखना है। एक बार कंट्रीब्यूशन लिख लिया, फिर क्या करेंगे, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब सिचुएशन ए बी सी का फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 1,000, 2,000, 3,000, तो माइनस करना 1,000, 2,000, 3,000, फिर से 1,000, 2,000 एंड 3,000, फिर से 1,000, 2,000, 3,000। ठीक है, इससे माइनस करने से हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा हमारा EBIT। एक सेकंड देना, EBIT। ठीक है, तो EBIT कितना आएगा 3,000, 2,000, 1,000, फिर से 3,000, 2,000 एंड 1,000, फिर 3,000, 2,000 एंड 1,000। ठीक है, अब इसमें से लेस करेंगे हम इंटरेस्ट। तो देखो पहले में हम लोग फाइनेंशियल प्लान 1 फॉलो कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल प्लान 1 में कितना डेट है 5,000, तो 5,000 का 12% कितना होगा 600, तो लेस 600, 600, 600। सेकेंड वाले केस में कितना है 2,500, तो 2,500 का 6% कितना होता है 150, तो 150, 150, 150। एंड लास्ट वाले केस में 7,500, तो 7,500 इंटू 6 12% ना, दैट इज 900, तो 900, 900 एंड 900, तो हमको क्या मिलेगा EBT। EBT कितना मिल गया 2,700, सॉरी 2,400, 1,400,
400. नेक्स्ट वाले का 2850, 1850, 850 एंड लास्ट वाले का 2100, 1100 एंड 100. ठीक है, अब क्या हम लोग यहीं पे DOL, DFL और DCL कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, चलो करो जल्दी जल्दी फटाफट, बताओ मेरे को फिर क्या आ रहा है. क्या आ रहा है? पहले वाले का DOL कितना आ रहा है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, दैट विल गिव मी 1.33. ठीक है, इधर भी आ जाएगा 1.33. नेक्स्ट 2 2 2. ठीक है, इधर भी आ रहा है ना 1.33. आगे नेक्स्ट 4000 डिवाइडेड बाय 1000, दैट विल गिव मी 4. तो 4 4 4. अब DFL कैलकुलेट कर लेते हैं. DFL कितना आएगा? तो 3000 divided by 2400, that will give me 1.25. Next 2000 divided by 1400, that will give me 1.43. Next 1000 divided by 400, that will give me 2.5. Next 3000 divided by 850, sorry 2850, that will give me 1.05. ठीक है, next 2000 divided by 1850, that is 1.08. And lastly 1000 divided by 850, that will give me 1.18. Last 3000 divided by 2100, that will give me 1.43. Next 2000 divided by 1100, that will give me 1.82. And lastly 1000 divided by 10, that will give me 100. Sorry, 1000 divided by 100, that will give me 10. ठीक है, ऐसे DCL कैलकुलेट कर लेते हैं. DCL कितना आ रहा है? तो मल्टीप्लाई कर देते हैं. 1.33 मल्टीप्लाई बाय 1.25, दैट विल गिव मी 1.66. नेक्स्ट 2 into 1.43, that will give me 2.86. Last 4 into 2.5, that will give me 10. Next 1.33 multiplied by 1.05, that is 1.40. Next 2 multiplied by 1.08, that will give me 2.16. Next 4 into 1.18, that will give me 4.72. 1.33 multiplied by 1.43, that will give me 1.90. And 2 into 1.82, that will give me 3.64. And last one is 40. ठीक है, तो ये बन गया हमारा फाइनेंशियल प्लान सारे के सारे केसेस में. ठीक है, हमको लेवरेज निकालने को बोला तो लेवरेज भी निकाल दिया. अब क्या बोला है? also find out the combination of operating and financial leverage which gives the highest value and the least value. ठीक है, तो इस केस में आपको क्या लग रहा है, कौन सा हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है? आंसर इज 4040. ठीक है, तो लिखना नीचे. और लोएस्ट वैल्यू कौन दे रहा है? 1.90. नहीं, इसके भी नीचे है ना, 1.40. ठीक है, तो नोट करके लिखना नीचे. सिचुएशन C under financial plan 3 gives the highest DCL. ठीक है, एंड उसके बाद क्या लिखोगे? सिचुएशन A
सिचुएशन ए अंडर फाइनेंशियल plan 2 gives the lowest या लीस्ट डीसी। दैट्स इट। समझ में आया? देखो आंसर बहुत इजी था, बट इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, वो चीज इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, चलो फटाफट से इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप होमवर्क के लिए मार्क कर लो। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले क्वेश्चन। देखो हमको क्या बोला है, हमको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अंडर सिचुएशन 1 एंड 2 एंड फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी। मतलब कितनी सिचुएशन दे दी? दो सिचुएशन दे दी, दो फाइनेंशियल प्लान दे दिए, तो हमारे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, ट्राई कर सकते हो। हमने तो अभी 9 कॉम्बिनेशन वाला कर लिया, 4 कॉम्बिनेशन वाला आपको बहुत ही इजी चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए क्या है, होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब एक एक नया फॉर्मूला हमको सीखना है, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, लिखना DFL, यहां पे एक लाइन खींच देता हूं, DOL इज इक्वल टू 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। DOL इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो समझ लेते हैं। पहले MOS सेल होता क्या है या MOS रेशियो क्या होता है। तो देखो जो भी सेल्स होता है ना, ठीक है, ये 0 है और यहाँ पे कुछ सेल्स है हमारा। ठीक है, ये हमारे पूरे साल भर का सेल्स है। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि MOS सेल्स का मतलब क्या होता है। एक सेकंड, क्या खुल गया? हाँ, एक सेकंड देना। देखो सेल्स देके रखा है। अब सेल्स में ना हम लोग सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, एक होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, और उसके बाद आता है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी
सेल्स। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का मतलब क्या है कि जब तक मैं मेरे कॉस्ट रिकवर नहीं कर लेता, जब तक मैं मेरे कॉस्ट रिकवर नहीं कर लेता, उस टाइम तक के सेल्स को मैं क्या बोलूंगा, ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, सपोज सपोज मैं मेरा सेल्स है 10,000 का, सेल्स क्या है मेरा 10,000 का, मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 4,000 का, तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या बना 6,000 का। ठीक है, और मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है 3,000 का, तो मेरा प्रॉफिट कितना आया 3,000। ठीक है, तो अब आपको इससे ये पता करना है कि कितने सेल से मेरा ये प्रॉफिट जीरो होगा, ये मेरा प्रॉफिट जीरो होगा। सपोज यही क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, 40% है ना। ठीक है, सपोज इसी का समझ लो ये 8,000 है, 8 नहीं लेते, चलो 7 ले लेते हैं। 7,000 है, हमारा वेरिएबल कॉस्ट 4,000 है, हमारा कंट्रीब्यूशन आया 3,000 और हमारा फिक्स कॉस्ट भी है 3,000, तो हमारा प्रॉफिट क्या है जीरो। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि जब मेरा 7,000 का सेल हो रहा है तो मेरा ये ब्रेक इवन सेल्स है, ये मेरा क्या है ब्रेक इवन सेल्स है। और ये जो ब्रेक इवन सेल्स है, अगर इसके ऊपर मैं कुछ भी कमाऊंगा मेरे को प्रॉफिट होने ही वाला है। ठीक है, तो जब तक मैं कॉस्ट रिकवर नहीं कर लेता उस टाइम तक के सेल्स को मैं क्या बोलूंगा ब्रेक इवन सेल, और उसके ऊपर जो कमाऊंगा उसको क्या बोलूंगा मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। इज दैट क्लियर? तो अब हमको फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, देखो हमारा मेन फॉर्मूला यही है। ठीक है, हमको यही चीज को डिराइव करना है। ठीक है, अब ये चीज को कैसे डिराइव करते हैं तो वो समझ लेते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का फॉर्मूला क्या बनता है, एमओएस सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या बताना चाहता है कि भाई मेरा टोटल सेल्स समझ लो 100% है, उसका 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो चल रहा है। मतलब क्या है कि जो 60% सेल है वो मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। अब अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे कर निकालूंगा उसको, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, मैं इसको कंट्रीब्यूशन के रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा। कंट्रीब्यूशन रेशियो बोल सकते हो, पीवी रेशियो बोल सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय क्या किया हमने, पीवी रेशियो। तो अगर आप देखोगे तो टोटल सेल्स को अगर मैं पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स को भी मैं पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करता हूं, और होल डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो करता हूं, तो सेल्स को अगर मैं पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को क्या मिल जाता है, कंट्रीब्यूशन। क्या मिल जाता है मेरे को, कंट्रीब्यूशन। और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स को अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये सब हमारे कॉस्टिंग के ही फॉर्मूलाज है, अगर आपको याद होगा पेपर नंबर 8 में। तो इससे कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट क्या मिलता था हमको, ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और यहाँ पे हमारा क्या आया है आंसर, ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 अपॉन डीओएल आ रहा है हमारा एमओएस रेशियो। ठीक है, और इसी चीज को अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, डीओएल इज इक्वल टू 1 अपॉन एमओएस रेशियो। इज दैट क्लियर? देखो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमको फॉर्मूला सिर्फ इतना ऐसा यूज करना है कि ऑपरेटिंग लेवरेज हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको, एमओएस सेल्स को। ठीक है, बट हमने उस चीज को कैसे लेके आया है उस चीज को यहाँ पे देखा है, डेरिवेशन देख लिया है, बट डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आप इतना भी याद रख लोगे कि जो हमारा एमओएस सेल है, सॉरी एमओएस रेशियो है, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको, डीओएल को। डीओएल मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है।
चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया। अब इसके रिलेटेड में क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमको फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला? कि हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर एमओएस रेशियो। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आना। देखना क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो देके रखा है, इसका 0.2 देके रखा है, इसका 0.25 देके रखा है। इंटरेस्ट देके रखा है, पीवी रेशियो देखे है, फाइनेंशियल लेवरेज देखे है, और टैक्स रेशियो, टैक्स रेट देखे है। मैंने आपको पीवी रेशियो बताया। पीवी रेशियो क्या है? हमारा कंट्रीब्यूशन रेशियो। ठीक है, जनरली बच्चों को पीवी रेशियो से समझ में नहीं आता, इसके लिए मैं कंट्रीब्यूशन रेशियो बोल के समझा देता हूँ। ठीक है, हमको क्या बोला है? इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। चलो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। तो डीओएल निकाल लेना, कितना आएगा? कंपनी एक्स का कितना आएगा और कंपनी वाई का कितना आएगा? तो कंपनी एक्स का आएगा 1/MOS, 1/MOS रेशियो, दैट इज एक्स का कितना आने वाला है? एक्स और वाई। एक्स का कितना आएगा? 1/0.20, दैट विल गिव मी 5। और वाई का कितना आएगा? 1/0.25, दैट विल गिव मी 4। ठीक है, उसके बाद और क्या निकालना है? पीवी रेशियो देके रखा है, फाइनेंशियल लेवरेज देके रखा है, इंटरेस्ट देके रखा है। तो क्या मैं फाइनेंशियल लेवरेज को यूज करके क्या मैं मेरा ईबीआईटी निकाल सकता हूं? तो कंपनी एक्स के लिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना देके रखा है? डीएफ 4। तो 4 इज इक्वल टू ईबीआईटी को एक्स ले लेते, लेट ईबीआईटी इज इक्वल टू एक्स। तो 4 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3000, that will give me 4x minus 3 4x minus 12,000 is equal to x। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 4000। ठीक है, ये x के लिए हो गया। वैसे ही y के लिए कितना आएगा? 3 इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस कितना है? 2000। तो 3x माइनस 6000 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आई? 2000। ठीक है, तो दोनों का हमारा क्या आ गया? सॉरी 3000 आएगा। ठीक है, तो दोनों का हमारा ये ईबीआईटी आ गया। अब ईबीआईटी आ गया है हमको। हाँ, हमारे पास क्या है? ऑपरेटिंग लेवरेज है। तो मैं क्या कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं? निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, कुछ नया नहीं है, सब हम लोगों ने देख के रखा है। बस एक नया पार्ट था, वो एमओएस रेशियो वाला। तो 5 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन को y अपॉन ईबीआईटी कितना? 4000। तो y कितना आ गया हमारा? 20,000। वैसे y के केस में कितना आएगा? 4 इज इक्वल टू y अपॉन 3000। तो इधर y का वैल्यू कितना आ गया? 12,000।
ठीक है। एंड लास्ट डी कंट्रीब्यूशन रेशियो है, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं हम लोग। तो पीवी रेशियो दे के रखा है एक्स और वाई का, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो एक्स के केस में क्या होगा, कंट्रीब्यूशन रेशियो कितना दिया है 25%, तो 25 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन कितना है पहले वाले में 20,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो सेल्स कितना आ गया एक्स के केस में 20,000 into 100 divided by 25, that will give me 80,000। ठीक है। y के केस में कितना आएगा 33.33 is equal to 12,000 divided by sales into 100। तो सेल्स आ गया y के केस में हमारा 36,000। ठीक है। अब सारे के सारे वेरिएबल्स हमने निकाल लिए, क्या बना लेते हैं अब हम इनकम स्टेटमेंट। तो लिख लेना इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, टेबल बना लो। लिखना पर्टिकुलर एक्स वाई। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे सेल्स, एक्स का कितना आया 80,000, वाई का कितना है 36,000। इसमें से लेस करेंगे क्या वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं है बट हमको कंट्रीब्यूशन पता है, तो कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन कितना है 12,000, सॉरी पहले वाले का है 20,000, दूसरे वाले का है 12,000। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया 60,000 एंड 24,000। ठीक है। अब इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे, बस फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास नहीं है बट हमारे पास ईबीआईटी है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ईबीआईटी कितना आया था 4,000 एंड 3,000 आई गेस, हाँ 4,000 एंड 3,000, तो 4,000 3,000। तो फिक्स कॉस्ट कितना आएगा इसका 16,000 और इसका आएगा 9,000। फिर इसमें से लेस इंटरेस्ट कर देते हैं, इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसका था 3,000, इसका था 2,000। तो दोनों का हमारा ईबीटी कितना आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स 1,001,000। ठीक है, बस दैट्स इट। उसके बाद टैक्स देके रखा है क्या, हाँ टैक्स भी देके रखा है। तो टैक्स एट द रेट 45%, तो 45% कितना होगा 450, 450। तो हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया 550 एंड 550। और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं। ठीक है, मार्केट एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वजह से। ठीक है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन आ जाता है ना। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, इजी था ना।
ठीक है, हो गया सबका। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, मार्क इट एज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या बोल रहा है। द सेल्स रेवेन्यू ऑफ टीएम एक्सीलेंट लिमिटेड इज 20 पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज 20 लाख। ठीक है, तो हमको सेल्स कितना दे दिया है 20 लाख और हमारा 20 पर यूनिट है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना आ रहा है? नंबर ऑफ यूनिट्स कितना आ रहा है 1 लाख। इतना पार्ट समझा? आगे कंट्रीब्यूशन इज 10 लाख। ठीक है, कंट्रीब्यूशन 10 लाख है, सेल्स हमारा 20 लाख है, तो कितना होगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट? हाँ, कितना होगा वेरिएबल कॉस्ट हमारा 10 lakhs। वेरी गुड। एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट द DOL इज 2.5। DOL दे दिया 2.5, तो देखो कंट्रीब्यूशन है हमारे पास, DOL दे दिया, क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं? हम लोग EBIT फाइंड कर सकते हैं। आंसर इज यस। उसके बाद द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, बोल दिया कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है, इसका मतलब क्या है? क्या हमारा डिविडेंड वाला केस आएगा? आंसर इज नो। द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 1 लाख। ठीक है, ये भी दे दिया। इनकम टैक्स दे दिया 50% एंड इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल दे दिया 16%। द EPS at sales revenue of 20 lakh and the amount of debt capital of the company is। अच्छा, हमको फाइंड क्या करना है? EPS फाइंड करना है और अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल फाइंड करना है। ठीक है, if the company if a 25% decline in sale will wipe out EPS। ठीक है, ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। ठीक है, सबसे इजी तरीका वही है हमारा, तो लिखना इनकम स्टेटमेंट। आप इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, जो बोलना है वो बोलो। ठीक है, सिंगल कॉलम बनाना अभी के लिए, तो अगर रेलेवेंट हुआ तो हम एडिशनल कॉलम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अभी मत लिखना, साथ में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोग को लिखने का मैं बराबर से टाइम दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्या क्या चीजें दे के रखी है। सबसे पहले सेल्स दे के रखा है, सेल्स कितना दिया हुआ था हमको 20 लाख। फिर उसमें से लेस क्या करना था? वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके अब क्या मिलता है हमको? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन हमको 10 लाख दे के रखा था, तो क्या हम लोग इससे वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं? आंसर इज यस। तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना गया 10 लाख। ठीक है, उसके बाद हमको ऑपरेटिंग लेवरेज दे के रखा है कितना 2.5, तो DOL इज इक्वल टू 2.5। तो मेरा DOL का फॉर्मूला क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT इज इक्वल टू 2.50। अब कंट्रीब्यूशन कितना है 10 लाख डिवाइडेड बाय EBIT इज इक्वल टू 2.50। तो EBIT कितना आ गया मेरा 10 lakhs divided by 2.5, that will give me 4 lakh। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा मेरा लेस फिक्स्ड कॉस्ट, उससे क्या मिल रहा है मेरे को? EBIT कितना 4 लाख। ठीक है, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया 6 लाख। इतना पार्ट क्लियर है? ठीक है, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट दे दिया, कितना लगने वाला है 16%, यह हो गया हमारा KD। ठीक है, KD तो दे दिया, बट कितने पे निकालना है वो तो हमको फाइंड करना है, वो हमको फाइंड करना है। देखो यहाँ बोला है ना अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल हमको फाइंड करना है, तो हमारे को दो चीजें निकालनी है, एक EPS निकालना है और एक डेट कैपिटल निकालना है। अब बताओ हम आगे कैसे प्रोसीड करें? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं? क्या क्या दिख रहा है? देखो सबसे पहले तो ना क्वेश्चन में ये चीजें देखो करो, हमने क्या क्या यूज कर लिया। हमने ये यूज कर लिया, हमने ये भी यूज कर लिया, हमने ये भी यूज कर लिया, हमको ये भी पता अच्छा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अभी तक हमने ये इतना यूज किया। देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अभी तो यूज नहीं होगा, वो EPS का टाइम कैलकुलेट के लिए यूज होगा।
इनकम टैक्स भी टैक्स ये इंटरेस्ट लगने के बाद यूज होगा, और इंटरेस्ट भी हम लोग डेट कैपिटल निकालने के बाद करेंगे। अब एक चीज बच जाता है, ये 25% डिक्लाइन इन सेल विल वाइप आउट टीपीएस। ठीक है, यहां पे लिखना 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट ईपीएस। इसका मतलब क्या है कि अगर 25% चेंज इन सेल्स हो रहा है तो उस वजह से मेरा 100% चेंज हो रहा है किसमें, ईपीएस में। ठीक है, क्या मैं इसको फॉर्मूले के थ्रू यूज कर सकता हूं? आंसर इज दिस। तो किसका फॉर्मूला आएगा, डीसीएल का, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, that will give me 100 divided by 25 which is 4। अब DCL आ गया तो क्या मैं DFL निकाल सकता हूं? DFL कैसे आएगा? तो DFL इंटू DOL इज इक्वल टू DCL। DFL नहीं पता, DOL 2.5 दिया, DCL हमने कैलकुलेट कर लिया 4, तो DFL कितना आ गया, 4 डिवाइडेड बाय 2.5, दैट विल गिव मी 1.60। DFL आ गया। अब DFL को यूज करके क्या मैं EBT निकाल सकता हूं? सो DFL इज इक्वल टू, अच्छा वो DFL इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT। तो 1.6 इज इक्वल टू, EBIT कितना आया था, 4 लाख, तो EBT कितना आएगा, तो EBT इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 1.6, दैट विल गिव मी 2,50,000। EBT आ गया हमारा 2,50,000। तो यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हमारा EBT आएगा, दैट इज 2,50,000। तो इंटरेस्ट कितना आया हमारा, 1,50,000। अगर हमारे पास इंटरेस्ट आ गया, हमारे पास रेट ऑफ ये है, कॉस्ट ऑफ डेट है, तो क्या हम लोग डेट निकाल सकते हैं, डेट कैपिटल? तो यहां लिखना ठीक है, यहां पे लिखना डेट कैपिटल मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इन परसेंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट, राइट। तो डेट कैपिटल हमको पता नहीं है, और इंटरेस्ट कितना देके रखा है परसेंटेज में, 16%। तो 16 बाई 100 ले लेना, और इंटरेस्ट कितना निकला हमारा, 1,50,000। तो डेट कैपिटल कितना आ रहा है, डेट कैपिटल आएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 16%, दैट इज 9,37,500। ये एक हम चीज हमको निकालना था, ये एक हमने चीज निकाल ली। ठीक है, अब हमारा EBT आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे, लेस टैक्स। टैक्स कितना बोला था हमको, 50%, टैक्स एट द रेट 50%। तो कितना वाइप आउट हो गया, 1,25,000। तो हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है, 1,25,000। फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितना देके रखे हैं, 1 लाख। तो हमारा EPS कितना आ रहा है, 1.25। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना। बहुत सारी इसमें क्या है, लाइक देखो सामने सब चीजें होती हैं, अब उसको कैसे घुमा फिरा के ट्विस्ट एंड टर्न करके यूज करना है हमारे क्वेश्चन के लिए, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में हमने कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, बस ये एक वाइप आउट वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हमको कैसे डील करना था वो बस आपको जानना था। ठीक है, चलो इसको भी फटाफट से बना लो।
चलो हो गया। अब ये चैप्टर का और आज का आखिरी क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 21, मार्क इट एज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है। द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्सेल कंपनी लिमिटेड, एक्सेल कंपनी के बारे में बोला है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 ईच 50 लाख, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, यहीं पे लिख लो 5 लाख। उसके बाद पीवी रेशियो देके रखा 27.55, 11% बॉन्ड देके रखा 37 लाख का, सेल्स देके रखा 84 लाख का, फाइनेंशियल लेवरेज देके रखा है। ठीक है, याद रखना फाइनेंशियल लेवरेज हमको पहले से ही देके रखा हुआ है। उसके बाद इनकम टैक्स देके रखा है इतना 40%, और फिक्स्ड कॉस्ट देके रखा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 6.96 लाख। हमको क्या कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग लेवरेज, कॉम्बाइंड लेवरेज और ईपीएस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 डालना हेडिंग। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, इनकम स्टेटमेंट बना लो सब लोग, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें 2 कॉलम्स हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, लिखना पर्टिकुलर रुपीस। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेल्स। सेल्स कितना दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, 84 लाख, तो 84 लाख लिख लेते हैं। उसके बाद लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने से हमको क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो हमको ना ही कंट्रीब्यूशन दिया है हुआ है, ना ही फिक्स कॉस्ट दिया है, सॉरी फिक्स कॉस्ट बोल रहा हूं, ना ही वेरिएबल कॉस्ट दिया है। तो हम किसका यूज करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में बताया था हमने क्या यूज करेंगे, पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो को कैसे यूज करेंगे, तो हम लोग सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो करोगे तो अपने को क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन के ब्रैकेट में लिख लेना, क्या लिखोगे, सेल्स कितना हमारा 84 लाख, तो 84 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है, 27.55%, 27.55%, तो कितना आ रहा है, 23,14,200, 23,14,200। ठीक है, अब इससे क्या हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ सकता है, आंसर इज यस, वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमारा 60,85,800। ठीक है, उसमें से लेस कर देते हैं हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या बोला है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना देकर रखा है हमको, 6.96 लाख, मतलब 6,96,000। ठीक है, अब फिक्स कॉस्ट माइनस करके हमको क्या मिलेगा, ईबीआईटी। तो ईबीआईटी कितना आ रहा है, 23,14,200 माइनस 6,96,000, दैट विल गिव मी 16,18,200। ठीक है, तो क्या अभी हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल सकते हैं, आंसर इज यस। तो लिख लेना नीचे, DOL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। ठीक है, तो कितना आएगा, 23,14,200 डिवाइडेड बाय 16,18,200। तो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ गया, ऑपरेटिंग लेवरेज आ गया हमारा 1.43। ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ गया हमारा 1.43। उसके बाद हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आएगा, तो देखो 11% बॉन्ड बोर्ड है, तो उसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 37 लाख है ना, तो 37 लाख मल्टीप्लाई बाय 11%, तो 37 लाख मल्टीप्लाई बाय 11%, दैट विल गिव मी 4,07,000। ठीक है, तो ये माइनस करके हमको क्या मिल गया, EBT। तो EBT कितना आ रहा है हमारा, 16,18,200, 16,18,200 माइनस 4,07,000, दैट विल गिव अस 12,11,200।
12,11,200। अब देखो EBIT है, EBT है, क्या हम फाइनेंशियल लेवरेज निकाल सकते हैं? आंसर इज यस, फाइनेंशियल लेवरेज निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा? EBIT डिवाइडेड बाय EBT, 16,18,200 डिवाइडेड बाय 12,11,200 कितना आ रहा है? 16,18,200 divided by 12,11,200. That will give me 1.34, 1.34। लेकिन एक सेकेंड बच्चों, कुछ चीज नोटिस की आप लोगों ने? चलो मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम देता हूं, कोई गेस कर पाएगा क्या? हमारा आंसर में DFL कितना आया है? 1.34। बट आपको क्वेश्चन याद करना है, क्वेश्चन में भी कुछ दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? फाइनेंशियल लेवरेज कितना? 1.49। ओ माय गॉड, हमारा आंसर गलत कैसे आ रहा है? गलत कैसे आ रहा है? अभी अपने को पता है DFL का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। जो ये वाला पार्ट है वो हमारा EBT रिप्रेजेंट करता है, बट हम लोग ये वाले पार्ट को क्या किए? स्किप कर दिए। तो इसमें ये था एक हिडन एडजस्टमेंट कि यहां पे हमको प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना पड़ेगा। समझा क्वेश्चन को? अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कैसे फाइंड करना है? आपने ऊपर क्वेश्चन में भी फाइनेंशियल लेवरेज दिया था, आंसर में भी फाइनेंशियल लेवरेज है, बट दोनों आंसर मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? हमारा फाइनेंशियल लेवरेज में प्रेफरेंस डिविडेंड भी है। इज दैट क्लियर? चलो एक काम करो, अब इस पार्ट को रफ करके लिखना। ठीक है, रफ करके क्यों? क्योंकि हमारा मेन पार्ट का आंसर नहीं बन सकता। ठीक है, तो नीचे लिखना उसके बाद DFL इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। DFL क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 1.49, 1.49। EBIT कितना दिया है? 16,18,200। और EBT कितना दिया हुआ है? 12,11,200। और प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पता तो उसको x ले लेंगे और डिवाइडेड बाय टैक्स कितना है? 40%। तो 1 माइनस 0.40, तो कितना आ रहा है? 1.49 multiplied by 12,11,200, that will give me 18,04,688 is equal to, sorry, minus 1.49 divided by 0.6, that will give me 2.4833। x is equal to 16,18,200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? तो 18,04,688 माइनस 16,18,200 divided by 2.4833, that is give me 75,000। एक सेकंड, कुछ गलत किया है क्या हम लोगों ने? EBT हमारा बराबर आया ना? 12% की 11%? हाँ सही है, हाँ सही है। ठीक है, कितना आ रहा है हमारा? x का वैल्यू 75,096। ठीक है, तो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आ गया? 75,096। तो इधर पे आना, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड कर देना। कितना है? 75,096। तो हमको क्या मिलेगा? अर्निंग, एक सेकेंड, या अर्निंग बिफोर टैक्स है ना? अभी टैक्स हमने लगाया ही नहीं है ना, सबसे पहले टैक्स तो लगाओ। सॉरी, सबसे पहले हमारा टैक्स आएगा, लेस टैक्स एट द रेट 40%। ठीक है, टैक्स कितना आएगा हमारा? 12,11,200। एक सेकेंड, हाँ, इंटू 40%, दैट विल गिव मी 4,84,480। इसको माइनस कर दो तो कितना आ रहा है?
7,26,720, ये आ गया हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से फिर क्या माइनस करेंगे हम? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना? प्रेफरेंस डिविडेंड हमने कैलकुलेट किया 75,096, 75,096। तो हमको क्या मिलेगा? नेट इनकम। नेट इनकम, नेट इनकम कितना आ रहा है? 6,51,624। ठीक है, उसके बाद लिखना नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमने देखा था क्वेश्चन में? 5 लाख। एक सेकंड, 5 लाख, अच्छा सॉरी 50,000 आएगा, 50,000। ठीक है, इधर भी चेंज कर लेना, 50,000। तो हमारा ईपीएस कितना आ रहा है? ईपीएस आ जाएगा 13.03। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन का मेन क्रक्स समझ में आया कि हम लोग ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व किया और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड का हिडन एडजस्टमेंट था। बच्चे गलती क्या करते हैं? फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली हम लोग डायरेक्टली देखेंगे नहीं, हम ऑपरेटिंग निकाल देंगे और कॉम्बाइंड निकाल देंगे। बट यहाँ पे हमको प्रेफरेंस डिविडेंड का हिडन पार्ट भी ध्यान से करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट पार्ट, एक निकालना था हमारा डीसीएल। तो डीसीएल क्या आएगा हमारा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। तो कंट्रीब्यूशन कितना था हमारा? 23,14,200 और इसको हम डिवाइड बाय ईबीटी करेंगे। ईबीटी कितना था हमारा? 12,11,200 माइनस 75,096 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.40। तो कितना आ रहा है? 23,14,200 divided by 75,096 divided by 0.6 minus 12,11,200. That will give me 10,86,040. ठीक है, तो हमारा आंसर आ रहा है कॉम्बाइंड लेवरेज का 2.13। कॉम्बाइंड लेवरेज का कितना आ रहा है? 2.13। ठीक है, चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। चलो हो गया सबका? ठीक है, तो यहां पे हमारा चैप्टर नंबर 1 लेवरेज खत्म होता है। ठीक है,
होप सो आप लोग अच्छे से देख रहे हो, कंसिस्टेंटली देखो। जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ, उसको कैटेगरी ए क्वेश्चन मार्क करके रखना, ठीक है। और वो क्वेश्चंस हमको एग्जाम से पहले एक बार करके तो जाना ही है। कंसिस्टेंटली सारे के सारे जो भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी दूसरे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसके भी आप कंसिस्टेंटली करो, ठीक है। कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ सीखना नहीं है। सीखते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, तभी आप पास करोगे एग्जाम, ठीक है। कुछ चीज बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में आप एक 100 पेजेस की नोटबुक रखना साथ में, ठीक है। एक आपका मेन नोटबुक तो रहेगा ही, और एक 100 पेजेस का नोटबुक साथ में रखना, ठीक है। 100 पेजेस का नोटबुक का क्या करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय गाइस।